हेलो 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 जी प्लीज, आवाज आ रही जी मेरी? हेलो आप, मेरी आवाज आ रही जी? प्लीज आप लोग। अजीम, अजीम, एहसन साहब, आर यू लिसनिंग मी? प्लीज, माय वॉइस इज क्लियर? एहसन साहब, okay ji, my dear, this is as you know, the last one portion module is basically related to risk, और risk पे हम पहले भी we have discussed. तो आज हम इसको चाहेंगे कि इसको फाइनलाइज कर लें, और माइट बी यू विल फील के दिस सम सॉर्ट ऑफ, चूंकि रिस्क के ऊपर हमने पहले जो बातें की हैं, अगेन कुछ ना कुछ उसमें, चूंकि जो कोर्स आउटलाइन डिजाइन की गई है उसके अंदर वो बार बार उन्हीं चीजों का कुछ जिक्र है। तो एनी हाउ आई थिंक आज हम इसको करने की कोशिश करते हैं। इट्स द रिस्क मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the risk? Now, risk is what the probability that some event will cause an undesirable outcome on the financial health of your business and or other business family goals. So naturally, I think in a simplest sense, we may say, G, please, Sajad, please, you may talk, please. Sajad, please. So the probability that some event will cause an undesirable outcome on the financial health of your business or other business family goals. Ji, please. Sajad, please. अस्सलाम वालेकुम सर। Wassalam. Ji, please. सर अब आवाज अभी आई है आपकी, मैं समझा शायद मेरा मसला बन रहा है। अच्छा।
क्लास चलें? आपने स्टार्ट कर दी है या अभी स्टार्ट की है? मुझे तो अभी नहीं, आवाज अभी आई अभी आपकी। अभी जी जी, अभी अभी है, अभी है। चलो, थैंक यू सर। So, in simple sense, we will say risk is the chance of the deviation, variation from the expected outcome. So I already have mentioned at the time once we were studying the risk management. So naturally, two things are important. One is the probability. The other is the impact. So far as we talk about the risk management, so in fact there are three areas particularly. First of all, risk need to be identified. फिर हम रिस्क को हम डिसीजंस करते हैं और फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं, मैनेज करते हैं, या जो भी कुछ होता है. तो एनी हाउ, द डिविएशन फ्रॉम द फ्यूचर आउटकम बेसिकली इज कॉल्ड द रिस्क. नाउ यू नो दैट हम थोड़ा सा इस बात को आज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स में हम देखना चाहेंगे कि because the market behavior is impacted and determined by how individual perceive that behavior, investors' psychology and sentiments are fundamental to whether the market will rise or fall. Stock market of performance and investor psychology are mutually dependent. अच्छा, देखिए, जो हमारी इन्वेस्टर की साइकोलॉजी या उसके जो सेंटिमेंट्स हैं, वो कहते हैं जी कि आर फंडामेंटल टू वेदर द मार्केट विल राइज और फॉल. मीन के मार्केट आपकी अपिश होगी या डाउनवर्ड होगी, वो डिपेंड किस पे कर रही है? इन्वेस्टर की साइकोलॉजी के ऊपर, उसकी सेंटिमेंट्स के ऊपर. इसको आप यूं समझें कि अगर आपका जो पब्लिक है, सोसाइटी, बिकॉज उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं हु आर द बायर एंड हु आर द सेलर्स. तो इफ वन इवेंट अकर्स, so how this event is being considered and being perceived by the general public, that would decide it. Those who are optimistic people, वो किसी भी इवेंट को जब ये देखते हैं कि इससे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, तो दे आर ऑप्टिमिस्टिक पीपल. सो दैट्स वाई उस सूरत में मार्केट के अपश रहने के चांसेस हैं, मीन बुल रहने के चांसेस हैं. और वो लोग जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं, विच आर सीइंग द डार्क साइड, तो वो किसी इवेंट के होने को ज़्यादातर समझते हैं कि थिंग्स वुड बी मूविंग नेगेटिव वन, एंड दे आर पेसिमिस्टिक वन, अनहोपफुल. So that's why their perception is that in future the market would be going to downward. So that's why I think वो फिर चीज़ों को सेल ज़्यादा करेंगे, और इस तरीके से मार्केट क्या होगी कि आपकी बेयरिश होने के चांसेस. तो एक तो हमें बुल और बेयरिश में, तो मार्केट वुड रिमेन अपिश, बुल और बियर, या मार्केट इज बुल और बियर, वो डिपेंड करती है दैट इज द इन्वेस्टर की साइकोलॉजी और सेंटिमेंट्स के ऊपर. So I'm sure, like we know that how investor basically is perceiving. So investor is a bull investor. It is a bear investor. Bull investor is an optimistic person. Bear investor is a person who is sees something in a negative sense, or which is perceiving कि आने वाले टाइम में लाइक मार्केट डाउन जाएगी और मार्केट क्रैश करेगी या नीचे की तरफ जाएगी. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेवर्स होते हैं, जो चीज़ों को इन्वेस्ट नहीं करते सेविंग की तरफ. कुछ स्पेकुलेटर्स होते हैं जो जस्ट बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेशन, दैट इज दे आर इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट्स. और फिर इस तरह कुछ लोग स्पेशलिस्ट होते हैं. और ये हम अभी तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर में अब आइए ज़रा. Bull investor, an investor who expects prices to rise and so buys now for the resale later. It is a prolonged period where the investment prices rise faster than their historical average. So, bear investor, an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at the lower prices. The chances of losses are greater here as prices are continuously falling and the end is not in the sight. I hope so.
व्हाट आई अर्लियर हैड मेंशन, वो उसमें यही बात बताई गई थी बेसिकली. There is a person who is a specialist. Specialists believe that the key to successful investing is not luck, but it is education and experience. The specialist generally picks a single investing area and becomes an expert in that area. Some specialists deal in paper assets, so some deal in real estate, and some start businesses. So that's what I think. जो specialist होते हैं, they having a specific knowledge, और वो एक खास एरिया में इन्वेस्टमेंट करने के आदी हैं. कुछ लोग रियल एस्टेट में करते हैं, कुछ लोग आई मीन लाइक पेपर जिस तरह बताया है एसेट्स में, एंड सो ऑन लाइक. नाउ माय डियर, स्पेकुलेटिव बबल्स का एक जरा है. स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा मुझे क्लू दें, बताएं. अजीम जरा आप बताइएगा बेटा जी, व्हाट इज स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, क्या होती हैं? व्हाट इज स्पेकुलेशन? मिस्टर अजीम. अजीम प्लीज. उसामा आप बताइएगा. सर आवाज आ रही है आपको मेरी सर? जी जी. सर स्पेकुलेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स होंगे सर, जिसमें फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, जो आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के प्राइस इंक्रीज डिक्रीज या कोई भी स्टॉक होता है उसकी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज को देखते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, और जो नेट होता है वो आप ले लेते हैं. नहीं बेटा, ये स्पेकुलेशन तो नहीं होती, ये स्पेकुलेशन नहीं है. अच्छा अजीम आप बताइएगा प्लीज. अजीम जी सर, रिपीट. मुझे बताइएगा कि स्पेकुलेटर कौन होते हैं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज क्या हैं? स्पेकुलेशन होती है एंटीसिपेट फ्यूचर एक्टिविटीज, लाइक जिस तरह ब्रोकर्स होते हैं वो एंटीसिपेट करते हैं कि शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उस हिसाब से वो फिर इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं. अच्छा, हाँ जी, मिस्टर ओसामा. स्पेकुलेशन इसी चीज को कहेंगे ना कि कभी आप पुट करते हैं, कभी पुल ऑप्शंस आप यूज करते हैं एंटिसिपेशन की बेस पे सर. नहीं वो तो ठीक है, बिल्कुल एंटिसिपेशन की बेस पे ही होती है. और क्या करते हैं आप उसमें? सर इसमें आप शॉर्ट करते हैं एंड लॉन्ग करते हैं सर, परचेजिंग करते हैं आप. डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है, प्राइस डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी. नहीं देखो, इसी चीज का नाम स्पेकुलेशन आई थिंक सर है. नहीं देखो देखो, तो बात ये है. स्पेकुलेशन से आर्टिफिशियल डिमांड और सप्लाई को, हाँ 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 आर्टिफिशियल डिमांड और सप्लाई क्रिएट की जाती है. हाँ, वो नहीं, वो किस तरह अजीम बताइए कैसे? सर लाइक शेयर की प्राइस अगर कम करनी है तो ब्रोकर्स के पास जो अपने इन्वेस्टर्स होते हैं या खुद परचेज होते हैं वो सेल आउट कर देते हैं वक्ती तौर पे कि ये सेल आउट कर दो. वो जैसे ही वो सेल आउट होते हैं फिर इस तरह वो शेयर्स की डिमांड कम हो जाती है, मार्केट में ज्यादा अवेलेबल होते हैं. इस लिहाज से मैं कह रहा था कि वो स्पेकुलेशन एक्टिविटी यूज करते हैं, आर्टिफिशियल डिमांड और सप्लाई क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने हिसाब से जो है ना प्रॉफिट गेन कर सके या मार्केट अपने हिसाब से चला सके. अच्छा, अब देखिए उसामा, सज्जाद, अजीम, देखो जी सर. डीएचए आप जब कोई रियल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ लोग आते हैं तो एक लोग होते हैं जो प्लॉट को फिजिकली पोजेस करते हैं. वो खरीद के रखेंगे और उसका वेट करेंगे और फिर उसे बेचेंगे. ये डिफरेंट चीज है. स्पेकुलेशन पता क्या चीज है? कि आपने बजाय के प्लॉट को फिजिकली परचेज करने के, आपने उसकी फाइल परचेज कर ली है, और आज आपने फाइल परचेज की है इस उम्मीद पे कि अगले महीने 2 महीनों में प्राइसेस इसकी चढ़ जाएगी और आप उसे बेच दोगे, और यू वुड लाइक टू टेक अ गेन. ये है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज. ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर.
स्पेकुलेशन के अंदर आप फिजिकल चीजों को पोजेस नहीं करते। अच्छा, अब रही बात आपने अजीम, अजीम थोड़ा सा आप अजीम 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 एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी अजीम, ये आपका माइक बंद कीजिएगा, माइक बंद कीजिएगा अजीम। जी सर। आपकी नॉइज घर से बहुत आती है, इस माइक को जरा जी क्लोज सर। कीजिए जी प्लीज। तो देखो बात ये होती है कि जो ट्रेडिंग है ना, जिसमें आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के ऊपर यू आर स्पेकुलेटिंग, यू आर एंटिसिपेटिंग, और जस्ट उस बेस के ऊपर आप उसकी फिजिकल पोजेशन नहीं लेते, और यू आर एक्सपेक्टिंग दैट अ प्राइसेस इन आई मीन लाइक वुड इंक्रीज, और उसका फायदा आप, हालांकि उस प्लॉट को आपने फिजिकली पोजेस नहीं किया, जस्ट कागजों में जस्ट उसकी आपने फाइल बाय की है, दिस इज कॉल्ड दी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। इसी तरह आप मैचेस के अंदर आप जब जाते हैं, वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज है कि जी आप समझ रहे हैं कि इंडिया इज सपोज टू बी लूज और विन, ऑस्ट्रेलिया इज सपोज टू बी विन एंड लूज, लाइक, एंड दैट इज स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। तो अब देखिए जरा स्पेकुलेशंस के अंदर, अच्छा दूसरी सजाद आपने जो बात की थी ना, वो जो डेरिवेटिव्स फ्यूचर एक्टिविटीज हैं, वो जो आपकी हैं वो लाइकवाइज आप, नेचुरली बात है कि अगर आपने प्रॉफिट गेन करना है तो आप उस सूरत में हेजिंग करने के लिए, आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वहां पे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, या आप फॉरवर्ड में जाते हो, या फिर आप डेरिवेटिव सिक्योरिटीज की बात कर रहे होते हो, ठीक है, उसमें सर यू पोजेस द इन्वेंट्री। जी अगर सर आप इन्वेस्टर के पास अपने शेयर हों और वो एंटिसिपेट करे कि आगे उसकी कीमतें फ्लक्चुएशन होनी है, तो वो पहले खुद ही सेल करके परचेज कर ले, तो वो भी फ्लक्चुएशन ही होगी ना। और नहीं, फ्लक्चुएशन कह रहा फ्लक्चुएशन हूँ, नहीं है ये ये, स्पेकुलेशन ही होगी, क्योंकि आप नो, कहते हैं कि अपने शेयर नहीं होंगे, फिर वो स्पेकुलेशन देखिए होगी। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने स्टॉक में, देखिए आप स्पेकुलेशन जरा सुनिए, मंडी में मैंने मुझे ये था कि राइस जो है ना वो आगे बढ़ने के चांसेस है, तो मैंने राइस को अपने नाम से बुक करवा लिया, और वो राइस मैं अपने घर पे नहीं लेके आ रहा, अपने स्टोर में नहीं लेके आ रहा, मैंने कहा जी मेरे इतने नाम से राइस बुक कर दें, और वहां सिर्फ एंट्री पास हो गई है, और मैं ये सोच रहा था कि आज मैं ये बुक करवा लूं, और फिर अगले महीने जब राइस की प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं उसको कहूंगा कि इसे बेच दो, हालांकि राइस के ऊपर मेरा कब्जा नहीं है, और अगले महीने में प्राइसेस जब अप गई तो मैंने उसे बेच दिया, और राइस तो वहीं पड़े हुए हैं। ये वाली जो एक्टिविटीज है, ये है माय डियर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, जिसमें आप उस कमोडिटी, उस एसेट्स का फिजिकल पोजेशन नहीं लेते, बट यू एंटर्ड इनटू अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट जस्ट इन द होप कि दैट prices in future would go up and go down, and then you want to take a benefit or some sort of things, ये है बेसिकली, ठीक है। ठीक है सर। तो अब देखिए स्पेकुलेटिव बबल्स, अब जरा बबल्स की बात हो रही है, देखिए प्राइस राइज आप बाय करोगे, प्राइस इन्फ्लेशन, और ये बबल फॉर्मेशन का मतलब है कि जो प्राइसेस का इंक्रीज हुआ है, और फिर आप इसको सेल करोगे, प्राइस डिफ्लेशन और ये डिप्रेशन। तो मतलब है, कहने का मतलब है कि ये स्पेकुलेटिव में यू आर थिंकिंग इन ए वेरी सिंपल सेंस कि हाउ मच देयर इज अ चांस ऑफ प्राइसेस टू इंक्रीज इन फ्यूचर और डिक्रीज इन फ्यूचर, और उस प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने को का बेनिफिट आप लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा वन थिंग प्लीज, जो अभी हमने बात कही थी, ये जो प्राइसेस राइज होती हैं, कम होती हैं, उसके पीछे जो हमने बात कही थी वो ये थी, वो है इन्वेस्टर साइकोलॉजी। व्हाट आई हैव सेड कि अगर आपके इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं तो मार्केट ज्यादातर क्या रहेगी, अपश, बुलिश, और अगर सोसाइटी में ज्यादातर लोग पेसिमिस्टिक हैं तो दे आर थिंकिंग कि प्राइसेस इन फ्यूचर इस इवेंट का नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा और प्राइसेस मार्केट में कम होंगी, और चूंकि ज्यादातर लोग सोच रहे हैं और फिर वो मार्केट में सेल ज्यादा करेंगे,
जबकि अगर ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं तो वो बाय ज़्यादा करेंगे, जब बाय करेंगे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस राइज होंगी और मार्केट वुड बी गोइंग टू अपवर्ड वन। तो प्लीज कीप इन माइंड कि जो बुल मार्केट जो बुल इन्वेस्टर्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक लोग ज़्यादा होते हैं, जो बेरिश मार्केट में रहने वाले लोग हैं वो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं। एनी हाउ market is the interaction of the demand and supply, but those who are expecting कि मार्केट ऊपर जाएगी वो लोग ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे हैं, और जो समझते हैं कि मार्केट ने नीचे जाना है वो पेसिमिस्टिक होके सोचते हैं। अच्छा जी, माय डियर, ओवरऑल कैटेगरीज ऑफ रिस्क क्या हो सकती हैं? देयर इज अ लीगल रिस्क, प्राइस रिस्क, इन्वायरमेंटल रिस्क, the 5 Ds risk: death, disability, disagreement, divorce, disasters, production risk हो सकता है, human resource risk हो सकते हैं, और relationship, public relation risks होते हैं, financial risk may be attached with certain like. Now, how does financial risk arise? There are 3 main sources of financial risk, my dear. Number 1, financial risk arising from an organization's exposure to change in market prices, such as interest rate, exchange rates, and commodity prices. तो जब 3 इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, एक्सचेंज रेट के बढ़ने से या कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने से नेचुरली वो जो आपकी मार्केट प्राइसेस में जो चेंज आती है इनकी वजूहात की वजह से, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द one of the reason for the financial risk. Second, financial risk arises from the action of and transaction with other organizations such as vendors, customers, and counterparties in derivatives transactions. तो देखा, जो derivatives transactions होती हैं उनकी वजह से भी जो है वो financial risk mean market prices ऊपर नीचे हो सकती हैं, और financial risk resulting from internal action or failure of the organization, particularly people, processes and system. तो my dear, 3 चीजें कि आपका एक रिस्क क्या है कि ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, ठीक है, और ड्यू टू द इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स एंड कमोडिटी प्राइसेस। दूसरा क्या है, डेरिवेटिव्स रिस्क की वजह से भी होता है, ट्रांजैक्शन की वजह से। और थर्ड वन, इट मे बी योर इंटरनल रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद द पीपल, with the process or with the system of your own company. Financial risk management is what process to deal with the uncertainties resulting from financial markets, involve assessing the financial risks facing an organizations and developing management strategies consistent with internal priorities and policies. Or strategies for risk management often involve derivatives. माय डियर, दिस इज फिनेंशियल रिस्क की पूरी डिटेल है, और फिनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क. नाउ मार्केट रिस्क इज एब्सोल्यूट रिस्क, रिलेटिव रिस्क, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, बेसिस रिस्क, वॉलेटिलिटी रिस्क. क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व क्रेडिट इवेंट, sovereign risk, and that is the settlement risk. Liquidity risk involve assets liquidity, funding liquidity, operational risk, fraud risk, people risk, model risk, and legal risks. One. यहाँ पे ये स्ट्रैटेजीज को अब हमने यूज करना है रिस्क को कम करने के लिए. तो माय डियर, risk avoidance is one type of strategies, risk reduction is risk transfer, और risk retention. ये जो risk retention है ये risk seeking वाली बात है, ठीक है. दूसरा क्या है कि हम risk को minimize करना चाहते हैं, और तीसरा क्या है कि risk transfer हम कर सकते हैं. अब मेरा ख्याल है कि देर आर सर्टन टाइप ऑफ वो जो चीज़ें थी, और इसमें फिर हमारे पास टेक्निक्स हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, पे बैक, रिस्क एडजस्टेड, आई मीन लाइक सेंसिटिविटी एनालिसिस हम यूज कर सकते हैं, सिनेरियो एनालिसिस, सीक्वेंशियल इन्वेस्टमेंट. अच्छा ये अच्छा प्लीज जी 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 सर, ये रिस्क ट्रांसफर समझा दीजिएगा. देखिए, रिस्क ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि आप अपना रिस्क शिफ्ट कर दें किसी दूसरे को, वो ट्रांसफरिंग है.
मसलन इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो आप अपनी गाड़ी का रिस्क किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? आप इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी जी। तो वो ये क्या होगा? रिस्क ट्रांसफरिंग है। जब आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो आपने अपना रिस्क, वो जो अगर सोल ट्रेडरशिप बिजनेस करते तो यू हैव 100% प्रॉफिट बट यू हैव 100% लॉस और रिस्क। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आपने पार्टनरशिप बिजनेस किया। तो जब दो पार्टनर आपने रखे हुए तो उसमें 50% रिस्क आपने रखा, 50% आपने दूसरे की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये क्या चीज़ होगी? रिस्क ट्रांसफरिंग। जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब माय डियर, ये ज़रा सिक्योरिटी मार्केट लाइन है जो आप लोग पढ़ते हैं। ये है आपका क्या चीज़? RFR, रिस्क फ्री रेट। ठीक है, ये है मार्केट रेट। और आई एम श्योर मार्केट रेट वुड ऑलवेज बी हायर देन द रिस्क फ्री रेट। नाउ रिस्क फ्री रेट इज व्हाट, ये हम ज़रा इन्वॉल्व करेंगे। तो अजीम बताइए, RFR क्या है? मिस्टर अजीम। रिस्क फ्री रेट। चलें सज्जाद, आप बताइएगा। सर ये आपने बताया था कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट होता है, गवर्नमेंट स्टेट बैंक देता है ये टी बिल्स पे। और टी बिल्स के ऊपर होता है। और लास्ट टाइम आपने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली बताया था कि इन्फ्लेशन जो एडजस्ट होती है। नॉमिनल नॉमिनल रेट और रियल रेट में फ़र्क। अच्छा, नॉमिनल रेट इज़ अ कंट्रेक्चुअल रेट, और नॉमिनल रेट को जब आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लें तो वो रियल रेट हो जाता है। तो टेक्निकली ये रिस्क फ्री रेट इज अ रेट विच इज इन्फ्लेशन adjusted बाय द स्टेट बैंक ऑफर्ड ऑन द टी बिल्स। ठीक है। ठीक। तो माय डियर, दिस इज व्हाट। अच्छा, अब देखिए, आप ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे आपने रखा ये, आई मीन द अमाउंट, ये है लाइक रिस्क। देखें यहाँ आपका रिस्क इस पॉइंट पे ज़ीरो है और ये रेट मिल रहा है, बट ये रेट, दिस रेट इज़ ऑफर्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन द टी बिल्स। अच्छा, आप देखें, लेट से आप इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ये आप की फॉर एग्जांपल दिस इज कॉमन शेयर्स। तो कॉमन शेयर्स के ऊपर जो रेट आपको मिल रहा है वो ये है। अब ज़रा आप थोड़ा सा मॉडल बनाएं कैपम का। तो कैपम का फॉर्मूला क्या बनता है कि रिस्क फ्री रेट प्लस, आई मीन मार्केट रेट माइनस द रिस्क फ्री रेट, और फिर मल्टीप्लाई आप करते हो उससे बीटा से। ये है माय डियर, इसको हम क्या कहते हैं? ये मार्केट रेट है। मार्केट रेट की डेफिनेशन ये है कि द रेट विच इज ऑफर्ड बाय द मार्केट ऑन अ इन्वेस्टमेंट। ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाता है? ये रिस्क प्रीमियम है। रिस्क प्रीमियम इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट। दिस इज रिस्क प्रीमियम एरिया। और दिस रिस्क प्रीमियम की डेफिनेशन बनेगी कि एडिशनल रिटर्न विच इज पेड बाय द कंपनी ड्यू टू टेकिंग रिस्क, एंड दिस वुड बी ग्रेटर देन द रिस्क फ्री रेट। और इसको हम बीटा से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और बीटा आगे हम शो भी करेंगे, इज शोइंग द सेंसिटिविटी। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल अजीम और उसामा और सज्जाद, प्लीज गौर से सुनिएगा। लेट से ये रेट हमें मिल रहा है कॉमन शेयर्स के ऊपर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप ऊपर की तरफ जाओगे या नीचे की तरफ जाओगे? प्लीज। जी जी प्लीज।
सजाद बताइए। ऊपर सर जाना चाहिए, रेट ज्यादा सर जहाँ ऊपर की पे तरफ मिले। जाना चाहिए सर, ऊपर, ऊपर राइट की साइड पे तरफ, सर। यानी कि हमें यहाँ ऐसा। जी जी सर। अजीम आप बताएंगे? अच्छा चलें चलें। अब सजाद ये बताइएगा कि जो जो कंपनी के बॉन्ड्स ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, रिस्की होते हैं, या कॉमन शेयर? जी सर। कॉमन शेयर सर होते हैं। तो फिर बेटा जी, अगर कॉमन शेयर का ये रेट है तो फिर नीचे नहीं आना चाहिए आपको। सजाद, उस पे जी जी। आपको फिर यहाँ ये को रेट ये बनेगा, फिर ऊपर क्यों जा रहे हैं? वो तो ज्यादा बॉन्ड्स के ऊपर कर रहे हैं, वो तो रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहा है, हालांकि वो रिस्कियर कम है। ठीक हो गया सर। तो माय डियर उसामा साहब, आप भी गौर से सुनिएगा, बॉन्ड्स का रेट इससे ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा यहाँ। गॉट इट? ओके राइट सर। सर। सर ये अच्छा, कंसेप्ट अब रिपीट कीजिएगा। देखो, मैंने ये बात कही है कि ये सपोज कर लें, ये टी बिल्स का रेट है यहाँ पे, जी और ये जी कॉमन स्टॉक्स हैं, मैंने बताया था। फर्ज करें, अब मैंने जी आप लोगों से एक पूछा कि जी हम एक कंपनी के बॉन्ड्स, एक हम पब्लिक बॉन्ड्स हम लेना चाहते, तो वहां मैंने पूछा था रेट आपका यहाँ ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ? आपने कहा जी ऊपर की तरफ। जी ऊपर की तरफ का मतलब पता क्या है? कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो बॉन्ड्स में कर रहे हैं वो ज्यादा रिस्कियर है देन द कॉमन। चूंकि जहां रिस्क ज्यादा होगा, रिटर्न भी ज्यादा होगा, लेकिन बॉन्ड्स के ऊपर तो रिटर्न इससे हमेशा कम मिलेगा, चूंकि बॉन्ड्स ज्यादा रिस्कियर नहीं है एज कंपेयर टू कॉमन। लिहाजा बॉन्ड्स का रिटर्न किसी समवेयर एल्स लाइक इधर होगा। ओके गॉट सर। इट? जी सर बिल्कुल। ठीक है, क्लियर? कोई रट्टा तो नहीं है ना जी? नो सर। अब उसकी लॉजिक भी सुन लें। लॉजिक ये है, चूंकि बॉन्ड्स के ऊपर फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, जबकि कॉमन के ऊपर आपको पहली तो बात है डिविडेंड, और जिस साल लॉस होगा तो वो लॉस उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कॉमन वालों को, शेयर होल्डर्स को, while that a bonds holder never share any losses. That's why I think the risk factors is minimum in case of bonds as compared to the common shares. अच्छा, अब अगला एक और सवाल सुन लीजिएगा। आप डेरिवेटिव सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप बताएं कि वो यहां होगा, इससे ऊपर होगा, या यहां होगा? जी उसामा। सजाद आप बता दीजिए। उसामा सर आप सर राइट साइड पे सर होना चाहिए इस बार। ये सर ऊपर होना चाहिए डेरिवेटिव का। क्यों डेरिवेटिव्स का? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है आंसर। चूंकि जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज होती हैं ये कॉमन से भी ज्यादा रिस्कियर होती हैं, सो दैट्स व्हाई आई थिंक ये यहाँ हो सकता है, ये कॉमन बन गया, ये आपका बॉन्ड्स बन गए। ओके, लाइक, और ये बिल टी बिल्स हैं। तो दिस इज द पॉइंट which basically security market line is telling कि certain type of the returns on at different securities, keeping in view the different risk and the amount which to be given. Now we are going to talk about the like, ये हमने बात तो बता दी। अब असल में ये एक लाइन थी यहाँ पे, ये आपका रिटर्न है, ठीक है? ये आपका रिस्क फ्री रेट है, प्लस ये बी बीटा है, ये मार्केट रेट है, और ये आपका दैट इज व्हाट द रिस्क फ्री रेट, सॉरी माइनस बनेगा यहाँ पे, ये स्लोप है। अब बताएंगे स्लोप क्या होता है जिसको हम बीटा कहते हैं? सर नो आइडिया सर। अजीम आप बोलिएगा प्लीज। अजीम, what is beta? Beta is also called slope. This is called sensitivity. Scope.
अजीम। अच्छा एहसन साहब, आप जरा थोड़ा सा बताइए प्लीज। एहसन साहब। सर एहसन प्लीज। उसामा, आप सुन रहे हैं मुझे? जी सर। मिस्टर अनीक। जी सर। अनीक साहब, आप बताएंगे बीटा क्या होता है? जी सर। सर बीटा जी एक्चुअली shows the relative return of a specific security as compared to the overall market return। मतलब सर ये बेसिकली आपका अच्छा, इनको बहुत थोड़ा सा इजी कर दें ताकि ये बच्चे भी समझ सकें। बिल्कुल ठीक आपने कहा है। जी सर बेसिकली सपोज करें मार्केट स्टॉक मार्केट है एज अ होल, उसका रिटर्न आ रहा है 10% कॉमन ठीक स्टॉक है, पे। ठीक है, तो ठीक है। 10% इन अ ईयर। तो एक स्पेसिफिक सपोज करें लाइक फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, तो उसका इन द सेम ईयर रिटर्न आता है 6% ऑन इट्स कॉमन स्टॉक। तो उसका जो रिटर्न होगा 6% एज कम्पेयर टू द मार्केट रिटर्न ऑफ 10%, वो उसका रिलेटिव रिटर्न शो करेगा। उसका बीटा जो है वो 0.6 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो 60% बन जाएगा एज कम्पेयर टू द देखिए, मार्केट। इसको थोड़ा सा ऐसा ले लें। मार्केट में इंडेक्सेस होते हैं ना जी। तो फर्ज करें कि बीटा इज शोइंग द सेंसिटिविटी। बेसिकली अगर गौर से देखा जाए तो ये देखें, ये वर्टिकल पे क्या चीज है? ये सिक्योरिटी रिटर्न। और हॉरिजेंटल पे क्या है? ये है रिटर्न सर। आपका रिटर्न ऑन मार्केट। ये मार्केट है, ये मार्केट का रिटर्न है। ये उस ए सिक्योरिटी का रिटर्न है। असल में ये गौर से जरा देखें तो बीटा इज शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ वन इंडिविजुअल सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू द होल मार्केट रिटर्न। आज अगर मार्केट का इंडेक्स 10 पॉइंट्स ऊपर गया और मार्केट इतने परसेंट उसमें राइज हुआ, तो हम देखना चाहते हैं कि उस ओवरऑल मार्केट में जो चेंज आई, उस चेंज से हमारी सिक्योरिटी में कितनी चेंज आई। माय डियर, दिस इज बीटा। जी गॉट सर। इट? सर ठीक एक होगी क्वेश्चन। बात? जी जी। सर ये बीटा ईयर टू ईयर वेरी होता रहेगा ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बीटा फाइंड किया जाता है और फिर आप उसको एक बेस बना के उसे चलाते हैं, फिर अगले साल चेंज आप उसको फाइंड करेंगे। जी सर, राइट। बट पॉइंट इज दिस वन कि इसको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपकी देखें, ये सिक्योरिटी रिटर्न है। लेट्स से योर सिक्योरिटी इज ए, दिस इज होल मार्केट रिटर्न। हम कहते हैं जी कि मार्केट में ओवरऑल प्राइसेस एक इस टाइम में इतने परसेंट प्राइसेस बढ़ गई। हम देखते हैं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई है तो इस मार्केट का इम्पैक्ट ओवरऑल हमारी इस ए सिक्योरिटी पे कितना चेंज आया। ये रिलेशनशिप जो आप फाइंड करोगे, दिस इज स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है? ये देखें कि सिक्योरिटी रिटर्न और मार्केट रिटर्न, this is called slope, and that slope is basically beta. If beta is high, तो आपका उसमें रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी आप ज्यादा डिमांड करोगे। इफ बीटा इज लो तो सेंसिटिविटी इज लो, सो दैट्स व्हाई आपको मार्केट रिटर्न भी कम मिलेगा। एक्सक्यूज मी सर। गॉट इट? जी जी। सर इनका नेगेटिव रिलेशन हो सकते हैं, जो बीटा है उसको स्पेसिफिक सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू द ये मार्केट? देखे ना, जो जब आप यहां से नीचे की तरफ आ गए तो क्या बन गया? ये यहां से इधर आना है तो क्या बन गया? नेगेटिव। ये सर मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट एज अ होल राइज कर रही हो, लेकिन एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी जो है वो उसके रिटर्न्स कम हो रहे हैं एक्चुअली। ऐसा हो और सकता है। जी देयर सर, इज पॉसिबल। राइट सर। आगे चलें जी। नाउ प्लीज। तो मेरा ख्याल है, आई होप सो के यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क फ्री रेट, मार्केट रेट, और यू गॉट दैट अकॉर्डिंग टू दिस सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ये जो हमने बताई है। तो जितना रिस्क बढ़ेगा रिटर्न आपका उतना ही ज़्यादा होगा।
और जितना रिस्क कम होगा ये इधर की तरफ आते जाएंगे। बट ये रिस्क फ्री, और रिस्क फ्री में कोई रिस्क नहीं होता, और ये रेट विच इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड गिवन बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन द टी बिल्स। Now, my dear, a definition of risk and uncertainty. Risk, uncertainty, both concepts deal with the probability of loss or chance of adverse outcome. Risk basically is all possible outcomes of managerial decisions, and their probabilities are completely known. Uncertainty is the possible outcomes, and their probabilities are unknown. आप जरा गौर से देखिएगा, यहाँ लफ्ज क्या लिखा है कि probabilities are known, और अगर यहाँ अनसर्टेनिटी है, ये है probabilities are unknown। इसका मतलब क्या होगा हमें नहीं पता, और ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें क्या होगा हमें ना पता हो वो अनसर्टेन है। और माय डियर, अक्सर लोग इसमें डॉज खा जाते हैं, वो कहते हैं जी कि रिस्क इज अनसर्टेनिटी। प्लीज, रिस्क इज नॉट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन चीजों को रिस्की करती है, लेकिन रिस्क कितना है वो करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटीज का नोन होना जरूरी है। दैट्स वाई आप स्टेटिस्टिकली किसी चीजों को करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, इसीलिए दो चीजें होना जरूरी हैं, एक आपका प्रोबेबिलिटी, दूसरा इम्पैक्ट, क्वांटम। ठीक है, कभी भी विदाउट प्रोबेबिलिटी आप रिस्क मेजर नहीं कर सकते। लिहाजा पहले तो रिस्क को हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर हम उसको क्वांटिफाई मेजर करते हैं, और फिर हम फैसला करते हैं कि रिस्क हमने लेना है या नहीं लेना। तो एनी हाउ आई थिंक अनसर्टेनिटी मीन कि वी आर नॉट क्लियर कि व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम्स, बिकॉज वी डोंट नो द लाइकलीहुड ऑफ दैट इवेंट। फिर हम उसको प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी इसकी ये कह रही है, और वहाँ से फिर हमें पता चलेगा कि वेदर देयर इज अ रिस्क। लेकिन एक बात क्लियर है कि अनसर्टेनिटी हमें चीज़ों की पॉसिबल आउटकम्स का नहीं बताती, उसमें कितना रिस्क है हमें नहीं पता। रिस्क को मेजर करने के लिए हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इम्पैक्ट फैक्टर और प्लस प्रोबेबिलिटी फैक्टर को मेजर करना जरूरी होगा। अभी आप देखें, रिस्क मेजरमेंट आ गई। अब रिस्क वी कैन मेजर एब्सोल्यूट or it may be relative risk. Overall dispersion of possible payoff, measurement, variance, standard deviation. The smaller variance or standard deviation, the lower the absolute risk. Relative risk are variation in the possible return compared with the expected payoff amount. ठीक है, possible returns compared with the expected payoff amount, ये relative है कि हम पॉसिबल हमारी वेरिएशन जो उसमें है और एक्सपेक्टेड हमारा पे ऑफ क्या है, और उसमें वेरिएशन क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कहते हैं कि हम 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं इस महीने, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड पे ऑफ है, लेकिन उसमें कितनी वेरिएशन आ सकती है ये आपका रिलेटिव रिस्क है। और मेजरमेंट किस तरह करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, और द लोअर द सीवी द लोअर द रिलेटिव रिस्क। वहाँ पे क्या था कि हमारा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लो है और लाइक वेरिएंस अगर लो है तो रिस्क लो है। प्लीज कीप इन माइंड। सो जब आप एब्सोल्यूट रिस्क मेजर करते हो तो उसमें आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उसमें रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन की फिगर कम होगी उसमें कम है, और दैट सॉर्ट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड दी। लिहाजा हम रिस्क मेजरमेंट एब्सोल्यूट कर सकते हैं या हम रिलेटिव रिस्क मेजर हम कर सकते हैं। अच्छा जी, दिस इज इंपॉर्टेंट वन माय डियर। रिस्क के जो एटीट्यूड है वो 3 हैं, रिस्क एवर्शन, रिस्क न्यूट्रलिटी और रिस्क सीकिंग। ठीक है, तो रिस्क एवर्शन, रिस्क न्यूट्रलिटी, रिस्क सीकिंग। Now risk aversion is what characterizes a decision maker who seek to avoid or minimize risk। ठीक है, बल्कि ये जो अवॉइड करने वाली बात है ये गलत है, मिनिमाइजिंग द रिस्क, कि जब आप रिस्क को कम करना चाहते हैं, ये रिस्क अवर्शन है। रिस्क न्यूट्रलिटी क्या है
कि characterizes decision maker who focus on expected returns and disregard the dispersion of return. मतलब जब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न को फोकस करो और उसमें डिस्पर्शन ऑफ रिटर्न जो है उसको आप ना, तो ये आपका रिस्क न्यूट्रलिटी है, मतलब आप रिस्क को कंसिडर ही नहीं करते हो, ठीक है। रिस्क सीकिंग क्या है कि करेक्टराइजेज डिसीजन मेकर हु प्रेफर रिस्क। तो जब आप रिस्क को प्रेफर करना शुरू कर दें, सीक करना शुरू कर दो, तो ये आपकी रिस्क सीकिंग है। ये हमारे एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर्स हैं, और वी आर मूविंग एंड डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक नाउ। यहाँ पे डिसीजन मेकर हु हैज टू चॉइसेस, अ श्योर थिंग एंड अ रिस्की ऑप्शन, एंड बोथ यील्ड द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू। Risk averse behavior, decision maker takes the sure things. Risk neutral behavior, decision maker is indifferent between the two choices. और risk loving और seeker कौन होगा कि जो decision maker who takes the risky options. You got it like the scenario. Scenario क्या है कि एक decision maker है, उसके पास दो choices हैं, एक श्योर है, श्योर थिंग कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, और दूसरा क्या है कि रिस्की ऑप्शन है, एंड बोथ यील्ड द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उनकी वैल्यू एक्सपेक्टेड सेम है। अब जो बंदा इसमें से जो श्योर थिंग को लेता है, उसका बिहेवियर क्या है, वो रिस्क एवर्स का है, रिस्क एवर्स का है। ये यू गॉट इट लाइक। और न्यूट्रल में एक बंदा दोनों चॉइसेस में वो इनडिफरेंट हो जाए ना, उसके लिए मीन द रिस्की ऑप्शन अहम है, और ना ही उसके लिए श्योर ऑप्शन जो थिंग है वो, इसका मतलब न्यूट्रल है, ना वो इधर जाना चाहता है ना वो उधर जाना चाहता है। तीसरे में वो है रिस्क सीकर जो लोग होंगे, वो कौन सी ऑप्शन लेंगे, जो रिस्की ऑप्शन हैं। जो श्योर थिंग्स की तरफ जाएंगे वो कौन है, दैट इज द रिस्क एवर्सर। अच्छा, ये इसको कोई और कोई एग्जांपल आप देके करना चाहेंगे लाइकवाइज? देखें, इस तरह है, जीतो पाकिस्तान का मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है। और दैट इज व्हाट आप देखें कि वहां पे क्या होता है कि आपको उन्होंने देखा एक चॉइस देता है कि जी आपका कुछ अनामात निकले हुए हैं, ठीक है। अब वो बाकी वो कहता है जी कि ये आप ऐसा करें कि मुझसे ये चीज़ इतनी ले लें, मैं आपको इतने तोले सोना, इतना ये देता हूँ, और ये आप चॉइस छोड़ दें, ठीक है। अब जो तो बंदा रिस्क लेना चाहेगा वो चॉइस की तरफ जाएगा जो कहता है कि जो अभी अननोन है, और जो बंदा कहता है कि रिस्क को अवॉइड करना चाहता है वो कहता है यार इतना ही काफ़ी है जो मिल गया है। वो चूंकि जो इस वक्त तो दे रहा है वो श्योर है, जो अभी अनाउंस नहीं हुआ वो अननोन है, लेकिन उसमें कुछ भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा कुछ चीज निकला है या ना भी निकले, लेकिन वो श्योर क्या है। अब जो तो रिस्क अवर्टर होगा, वो जो इस वक्त जो उसने ऑफर कर दिया है वो क्या है, वो श्योर है, वो कौन हो कहलाएगा, रिस्क अवर्टर। रिस्क एवर्स बिहेवियर। गॉट इट। और जो कहता है जी नहीं आई एम सॉरी मैं आगे खेलूंगा, वो कौन है, रिस्क सीकर सर। सीकर। गॉट इट, मेरा ख्याल है पता चल गया होगा। So this is the way that in which that's you are trying to make this things like now my dear risk हमारे जो attitudes होते हैं, जैसा कि हमने ये risk averter, ठीक है, like diminishing और this risk neutral में आप constant होते हैं, risk increasing में this is like आप देखें जो रिस्क अवर्टर्स हैं वो क्या करेंगे, ये देखें, होते 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 ये रिस्क कम होना शुरू हो गया ये, ठीक है। जो न्यूट्रल होते हैं वो ना इधर होते हैं ना इधर। जो रिस्क सीकर हैं उनका रिस्क क्या है, ये बढ़ रहा है, ये देखें। अब चॉइस इज अप टू यू कि अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इधर जाएंगे, अगर आप न्यूट्रल रहते हैं तो ये है, अगर आप रिस्क कम करना चाहते हैं तो फिर यू आर सपोज। बट एनी हाउ आई थिंक माय डियर दैट इज द बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड एंड दिस इज कॉल्ड द इन्वेस्टर्स की जो माइंडसेट है उसकी एटीट्यूड्स होते हैं, विच इज बेसिकली। Now process of financial risk management is ongoing one. The process can be summarized
as follow: identify and prioritize key financial risk, determine an appropriate level of risk tolerance, implement risk management strategy in accordance with policy, measure, report, monitor, and define and refine as needed. Diversification, an important tool in managing financial risk, reduces the magnitude of loss if one issuer fail. नाउ माय डियर, जब आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप हेज करते हो, रिस्क को कम करना, मिनिमम करना। और हेजिंग इज द बिजनेस ऑफ सीकिंग एसेट्स और इवेंट्स दैट ऑफसेट or have weak or negative correlation to an organization financial exposure। इसका समझ आई जी सज्जाद? हेजिंग ये क्या होता है कि सीकिंग एसेट्स और इवेंट्स दैट ऑफसेट? सर रिस्क को ऑफसेट करने के लिए हम हेजिंग करते हैं, ताकि अगर हाँ, नहीं वो मसलन के ऑफसेटिंग। जी जी करेंसी रेट। जी 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 प्लीज। सर करेंसी अगर हमने कुछ चीज परचेज करनी है, एसेट परचेज करना है, और हमें उसका फेयर है कि उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी हम हेजिंग करवा लेते हैं। किस अगर तरह? प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो एसेट में तो सही नहीं है सर, करेंसी में इसकी एग्जांपल ठीक बनती है कि हमने कोई एसेट परचेज किया है दूसरी मुल्क से, तो उसकी करेंसी इंक्रीज होने का हमें फेयर होगा, तो उसकी करेंसी को हम करवा लेंगे हेज। अगर करेंसी इंक्रीज होगी तो वो हेजिंग से उसको ऑफसेट कर लेंगे। देखो, एक इसकी बड़ी सिंपल चीज है कि जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, आई एम टॉकिंग डेरिवेटिव सिक्योरिटीज में, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो आपके होते हैं, और लाइक वो क्या है, वो हेजिंग तो है कि देखो आपको डर था कि आने वाले टाइम में जब 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद मुझे ये कमोडिटी खरीदनी है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी आने वाले टाइम में, तो आपने आज ही उसको क्या किया कि जी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉरवर्ड का हेज करवा कि जी हम इतने राइस इतनी क्वांटिटी हम लेंगे और इस कीमत के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये डिलीवरी कब होगी फ्यूचर में, और पेमेंट भी कब होगी फ्यूचर में, लेकिन रेट आज डिसाइड हो गया। अब असल में आपने हेज कर लिया है कि अगर प्राइसेस अप होती भी है तो उसका आपके ऊपर असर नहीं है, तो यू हैव ऑफसेट एनी इंक्रीज। इसी तरह हेजिंग एक ये भी है कि जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जी अगर आप 2 मैचेस हो रहे हैं तो आपने पाकिस्तान के ऊपर आपने बेट लगाई है, लेकिन अगर पाकिस्तान हार गया तो वो तो मैक्सिमम लॉस होगा। तो अब आप क्या करते हो हेजिंग में कि इधर आपने पाकिस्तान पे लगाया और साथ ही आपने दूसरे पे लगा दिया उधर भी, कि अगर पाकिस्तान जीता तो ठीक है, तो अगर हारा तो फिर दूसरी टीम पे भी आप लगा रहे हो। तो असल में आप उस अपने लॉस को मिनिमम करने के लिए आप हेज कर लिया, चूंकि आप पाकिस्तान हारता है तो दूसरी टीम जीतेगी तो वहां से कुछ कमाओगे और ये लॉस उसमें कंपनसेट हो जाएगा, और अगर वो हारती है तो पाकिस्तान जीता इस पे लगाया और वो आप जी, तो इस तरीके से आपका जो नुकसान होता है वो कम से कम होता है। ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं, इसको हम ऑफसेटिंग कहते हैं, ठीक है। या फिर आप एक ऐसे जो वीक या नेगेटिव कोरिलेशन में जाते हैं कि नेगेटिव का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, दिस इज द वीक कोरिलेशन, और उसमें फिर नुकसानात कम होते हैं, तो दैट ऑल इज बेसिकली कॉल्ड द हेजिंग। तो hedge mean to protect, to protection, or whenever you are protecting your investment with some other options, so that would be called the hedging. Now, in fact, the process of financial risk management comprises strategies that enable an organization to manage the risk associated with the financial markets. It involves and impacts many parts of an organization, including treasury, sales, marketing, legal, taxes, commodity, and corporate likewise. Factor that impact financial rates and prices. Financial rates and prices are affected by a number of factors. It is essential to understand the factor that impact markets because those factors in turn impact the potential risk of an organization.
अच्छा जी, ये मुझे बताइएगा कि पहले हम ज़रा इंटरेस्ट रेट को पढ़ लें। ये बड़ा अहम चीज़ है जो आपकी कंपनी के अंदर या मार्केट के अंदर चलता है। इनफैक्ट द interest rates are a key component in many market prices and an important economic barometer comprised of a real rate plus a component for expected inflation. देखा ये बात, ये आपका जो है कि real rate plus a component for expected inflation. The value of rate sensitive assets depend directly or indirectly on the interest rate or the discount rate used to present value the cash flow. Interest rate risk is the risk arising from change in interest rate of the interest of borrowed or invested, including lent money. अच्छा, ये जो यील्ड होती है, ये आप लोग जरा बताएं, यील्ड क्या है? करंट यील्ड आपने करंट यील्ड फाइंड कैसे करेंगे जी? सर जो कंपनी जो रिटर्न दे रही है उसको डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस से, जो एवरेज मार्केट प्राइस होगी फॉर द ईयर उस सिक्योरिटी की, तो वो परसेंटेज बेस पे यील्ड आ जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, करंट यील्ड के जो आपका रिटर्न डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइसेस के ऊपर होता है, ठीक है। और इसी वजह से जब आपकी मार्केट प्राइस बढ़ती है तो करंट यील्ड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? सर यील्ड परसेंटेज फॉल करेगा। फॉल करेगा। और इसकी वजह से इस सिक्योरिटी की कीमतें बढ़ेंगी या कम होगी? सर डेफिनेटली मार्केट वैल्यू उसकी कम आएगी क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में। क्यों डिमांड कम होती है? सर उस पे जो परसेंटेज यील्ड है, दैट इज द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, वो कम हो रहा है उसका, तो वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगी एज एन इन्वेस्टमेंट। तो आप अपनी ये इन्वेस्टमेंट मूव करोगे किसी दूसरी सिक्योरिटीज में? जी सर, डेफिनेटली जो ज़्यादा पे आउट दे रहा है उससे कंपैरेटिवली। हाँ, तो यही थोड़ा सा बात है। अक्सर ना लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली देखिए, मैं उसकी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपका इंटरेस्ट रेट 10% है और आपने 100 रुपए की एक चीज़ खरीदी थी, तो जिस दिन आपने खरीदा उस दिन का ये बनेगा आपका 10%। अच्छा, यहाँ यील्ड इज इक्वल टू योर कूपन इंटरेस्ट रेट। अच्छा, फिर कुछ टाइम के बाद उसका मार्केट प्राइस बढ़ गई, अब वो 100 से बढ़ के 110 हो गई, तो आप क्या करोगे कि इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो इंटरेस्ट 10 है जबकि प्राइस कितनी होगी 110। अब आपका वो जो यील्ड था, वो पहले जो 10% था वो कम होके आ गया 9 पॉइंट समथिंग पे। नाउ माय डियर, दिस इज प्राइस और बढ़ गई 120 हो गई, तो जब आपने करंट यील्ड फाइंड किया तो यील्ड और कम हो गई। दैट व्हाट कि लोग अब परसीव कर रहे हैं कि हमारी जो ये सिक्योरिटीज हैं इस पे हमें यील्ड कम मिल रही है, तो लोग अपनी इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकाल के दूसरी जगहों पे जाएंगे। जब ये दूसरी जगहों पे मूव करेंगे तो इनकी सिक्योरिटीज जो बेचेंगे वो ज़्यादा बिक रही हैं और किसी और को खरीद रहे हैं, लिहाजा इनकी प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा इनमें इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। ओके, थैंक यू। ये माय डियर ये कर्व है जो असल बताता यही है कि जी आप जब यील्ड है पहले अगर फर्ज करें बढ़ रही है और फिर एक टाइम आता है कि वो फिर कम होना शुरू हो जाती है, या जो भी उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट में expectation theory suggests forward interest rates are representative of expected future interest rates, or liquidity theory suggests that investor will choose longer term maturities if they are provided with additional yield that compensate them for lacking something else like। my dear, ये हमारा कैपिटल फ्लो जो की ड्राइवर्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स होते हैं और उनमें ये थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट्स, purchasing power parity, the balance of payment, the monetary approach, the assets approach वगैरह हम यूज करते हैं। तो ये आपका आज का माय डियर, अगर अभी हम कुछ थोड़ा सा सेशन आपसे कर लेते हैं कोई डिस्कशंस वाला, तो बट एनी हाउ आई थिंक मेरा ख्याल ये हमने अब जो चीज़ है ये रिस्क के हवाले से वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट
जिसमें रिस्क क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्क हमने देख लिए हैं, और वी नो व्हाट इज लिक्विडिटी, मार्केट, इंटरेस्ट रेट, सॉवरेन रिस्क होते हैं ये क्या, और मेन चीज है रिस्क मैनेजमेंट। जी, एनी क्वेश्चन जी प्लीज। सर परचेजिंग पावर। जी 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 सर। जी जी नहीं प्लीज। सर आप सर परचेजिंग पावर पैरिटी क्या चीज़ है सर? परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो यही है ना कि मतलब जो परचेजिंग पावर है वो इक्वलाइज होती है परचेजिंग पावर, कि जब वो चीज़ इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, ठीक है ना जी, तो उससे क्या होगी, आपकी परचेजिंग जो है वो कम हो जाती है, और अगर वो कम होगा तो वो बढ़ जाएगी। दिस इज परचेजिंग पावर पैरिटी। सर विद रिस्पेक्ट टू बोरोइंग आप बात कर रही हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी? नहीं, मुल्क में देखो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ना, परचेजिंग पावर, आपकी परचेजिंग पावर की पैरिटी वो लिंक है किसके साथ, आपके इन्फ्लेशन से, इंटरेस्ट रेट से नहीं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मुल्क अच्छा में, इन्फ्लेशन और रेट, इन्फ्लेशन ठीक है सॉरी। कई चीजों से वो चीज होती है ना जी। अजीम आप जरा सामने आइए प्लीज, आई वांट टू टॉक विद यू। मिस्टर अजीम, मिस्टर अजीम, आज अजीम के साथ चलें, सजाद आप ही बात कीजिएगा प्लीज। सजाद। जी सर। अच्छा सजाद, ये हमने वन टाइम तो ये हमारा चीजें हो गई हैं फिनिश, फाइनलाइज्ड। अब मेरा ख्याल है कि इसको हम सीमा की बुक के साथ हम बाकी रेस्ट ऑफ टाइम, और साथ अब आपके क्विजेज और असाइनमेंट्स वगैरह वो हम शुरू कर लें, क्विजेज टेस्टिंग, और साथ सीमा को हम कंसल्ट कर लें। एहसन साहब जरा आप प्लीज, सर वुड यू लाइक टू टॉक, वुड यू लाइक टू टॉक? एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर अभी पेस कम रखी जाए उसकी सीमा की सर, क्योंकि एग्जाम भी सर पे खड़े हैं सर, 18 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं सर, तो कुछ इशू तो नहीं होगा सर? अच्छा, फिर ऐसा कर लेते हैं कि अभी 18 है, तो मैं फिर अभी हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से जो कुछ मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम उसको अभी लेके चलते हैं फिर, ठीक है, उसको जी रिवाइज कर सर। लेते हैं, और 18 के बाद फिर हम सीमा को स्टार्ट कर लेते हैं। सर आई विल बी ग्रेटफुल सर। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो अभी फिर इस तरह होगा कि आज 14 15 है, ये दो क्लासेस हम जो हैं, तो कल मैं फिर आई पिक द जो प्रीवियसली कोई इम्पोर्टेंट आपके जो हैं, जो इनिशियली हमें ना जी एसएम के अंदर वो सर जो ये स्लैशर ये हो रही थी मेरे सिस्टम पे नहीं आ रही थी। सर स्लाइड सर जो पिछली शेयर हो चुकी हैं वो तो सर अभी तक नहीं मिली हमें। अभी आप अनाउंस कर दें क्लास में, जिसके पास सारी स्लाइड्स हैं वो शेयर कर दे ग्रुप में। नहीं, वो मेरे पास पड़ी हुई होंगी, मुझे लैपटॉप से पिक करके वो मैं कर दूंगा, मेरे पास है सारी चीजें ये पड़ी हुई, और चले ठीक है सर, आपने कल कहा था ना आपके पास अच्छा, नहीं है आप इसलिए। कौन बोल रहे हैं जी? सजाद? सजाद सर। सजाद, जी जी। सजाद। सर एक चीज पूछ रही थी आपसे। देखो अजीम, अजीम आपकी माइक इज नॉट क्लियर। तो वो इंटरनेट का शायद थोड़ा सा इशू हो शायद, इस वजह से। वो आवाज ब्रेक हो जाती है। हेलो देखिए अजीम, सर, ऐसा अब है, आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है जी जी आपको? जी 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 जी, बहुत प्यारी आवाज आ रही है अब। अच्छा सर, मैंने ये पूछ रहा था, ये जो कंट्रोल वाला चैप्टर है जिसमें आर आई और ये आर ओ आई और इस तरह की चीजें सारी वो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो सीमा की बुक में तो उसने वो सैंपल दी हुई है, हम इसको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि ये तो असम का पेपर है, एग्जाम्पल वगैरह उसमें काफी डिटेल में दी हुई है। नहीं, कहाँ पे, किस किस अपनी कौन सी बुक की बात कर रहे हैं आपने, एसएम के हवाले से? जिसे सीमा की बुक की बात कर रहा हूँ ना।
जो नहीं आप आखिरी की बुक एसएम के हवाले से बात कर रहे हैं, एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हवाले से? जी सर, एसएम में ना वो सेकंड चैप्टर है ना सीमा का, 3 का, उसके अंदर वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फिर आगे एनपीवी निकालना है, मतलब फॉर्मेट टाइप चीजें उसने दी हुई है। तो इसको अभी इस तरीके से मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं ना हो, ये तो डिसीजन मेकिंग है ना, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट की एक नहीं, अगर आप कल कहते परफॉर्मेंस हैं, मेजरमेंट के हवाले से सुनिए सुनिए सुनिए, कल अगर आप कहते हैं तो कल की जो क्लास है मैं आप लोगों को रेशो एनालिसिस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अजीम, ठीक है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब टॉपिक को हम प्रिपेयर करेंगे ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट के हवाले से जस्ट करें। नहीं वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट ही है ना जी, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट में जो डिफरेंट रेशोज होती हैं उसको मेन आपका वो चीज बनेगी कि हाउ वी हैव टू मेजर द परफॉर्मेंस, और उसमें आपकी वो जो लिक्विडिटी करंट रेशोज हैं, गियरिंग रेशोज हैं, वही आ जाएंगे उसमें। अच्छा, दूसरी बात ये है सर आपकी बात से एग्री हूं। मेरा कहने का मकसद सर, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो एग्जांपल्स वगैरह फिर उसको हम ना देखें ना, इतनी लंबी लंबी इलस्ट्रेशन है, जस्ट हम वो एग्जांपल्स देखो, आपको उन्होंने कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करवाने आपसे, ठीक है? दिस कोर्स इज नॉट अ फाइनेंशियल कोर्स, ठीक है? हाँ, वो तो ये है कि हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे फर्ज करेंगे जी, अब रिस्क है, रिस्क मेजरमेंट क्या होती है, उसकी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्क आ गए उसमें, उसके एटीट्यूड्स आ गए हैं, लाइकवाइज रेशो में, मतलब ये बेसिक ये चीजें हो सकती हैं। आई डोंट थिंक सो के, बल्कि मेरे ख्याल में जो ये फाइनेंशियल का जो मामला है ये इसके अंदर इस डेप्थ में नहीं होगा। और दूसरी बुक जो बात है वो ये है कि आपके टॉपिक के अंदर उन्होंने कोई रेशो एनालिसिस के हवाले से कोई चीज नहीं दी हुई है, जो मेन जो चीज है हमने मतलब है कि जी उसको देखना है। एनी हाउ वी आर। अच्छा अजीम, थोड़ी सी बात अभी ये थी कि हमने अब सीमा को मैंने जैसे बताया था कि वी हैव टू स्टार्ट सीमा, लेकिन अभी सजाद कह रहे हैं कि जी हमारे 18 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये आप आफ्टर द जो एग्जाम के बाद आप स्टार्ट कर लें, तो ऐसा कर लें हम कल फिर एक दो दिन जो है वो हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। उसामा ने सर कहा है सर। सर मैंने कहा था उसामा सर, बट अभी डेट्स अनाउंस भी नहीं हुई कि किस दिन एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। टेंटेटिव डेट्स है बस हमारे पास। तो फिर बेटा जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, उसमें टाइम काफी लग जाएगा। तो फिर ऐसा है कि मेरी बात सुनिए, हम जो है ना, जो अब उसे आप मेरे सर चैप्टर सीमा वो बेहतर है। चलो फिर नहीं, अब सीमा का जो बेहतर है, सीमा की उसकी रीडिंग आप कैसे करोगे? पहली बात है, चूंकि वो तो उन्होंने दी हुई उस तरीके के मुताबिक, अब वो स्लाइड पहले, या तो ऐसा करें कि आप स्लाइड आप कौन अजीम आप बना लोगे स्लाइड्स? नहीं, स्लाइड्स भी मैं बना सकूंगा, टाइम नहीं मिलेगा। हाँ तो कोई पार्टी जिम्मेदारी लेती है इस पे? या तो फिर ये होगा ना कि उसकी आप रीडिंग करें, फिर आप सामने पेजेस हैं और वो हम आपको दिखाते जाएं। टॉपिक नहीं, मैंने सारी सीमा ही रीड किया। ऐसे होता है कि एक स्लाइड पे जस्ट टॉपिक जो है वो उनके नाम लिख लिए जाए, फिर उस पर डिस्कशन थोड़ी बहुत कर ली जाए, तो उससे रिवीजन भी हो जाएगी और वो चैप्टर भी कवर होते रहेंगे। ऐसे होंगे ना, वो फिर मैं कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, कल से हम सीमा को स्टडी करेंगे जी। जी सर, ठीक है। अच्छा, आप ठीक है सर। आप ये बताइए कि स्टिल इफ एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज देयर इन योर माइंड? नो सर, नॉट येट सर। सर आपके एक 2-3 मेरे ख्याल वीक पहले क्वेश्चन रहते थे, आपने बतानी थी वो। आप बोल रहे हैं सजाद? जी जी। अच्छा, वो हम जब पढ़ रहे थे ग्लोबलाइजेशन का, जब किए थे हमने टॉपिक, उसमें थे ना क्वेश्चन रहते थे। अच्छा अच्छा। बहरहाल मैं अब सेंड करता हूँ ये जो आज वाला है और
वो चीजें हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो जी, क्वेश्चन प्लीज। सर इसमें से या सर चीज प्रीवियस है में सर, इनमें और चीज है सॉरी सर, पार्ट बी। आप अजीम अपना ना उसका कनेक्शन का कुछ हल करें, मतलब वो बहुत डिस्टरबेंस होती है, पता नहीं चलता, डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है, थिंग्स आर नॉट क्लियर। आवाज आ रही है? आप अब अभी आई है, फिर वो खत्म हो जाती है। अच्छा सर, मैं चेक करवा रही हूँ। नहीं, वो बात नहीं हो पा रही है अजीम, प्लीज। जी उसामा, आपकी कुछ बात करना चाहें? नहीं सर, थैंक यू, ऑल क्लियर। ओके, दिस इज ऑनर फॉर मी एज वेल एज। हाँ जी सज्जाद। सर ये आप स्लाइड शेयर करेंगे, इसको पढ़ के फिर कल ही बता सकेंगे, कोई ना समझ आई तो इसमें। अच्छा, नहीं कुछ चीज़ों की में कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है आपको? जी जी सर, हो रही है। हो रही है, ये अच्छा। टॉपिक सर मैंने तो वैसे पढ़े नहीं हुए, मेरे ख्याल ये एसएमए में है नहीं ये ये है टॉपिक तो है, जो भी। लेकिन आपका एसएम के अंदर अगर आप जो लास्ट वन जो सेक्शन है ना, वो इसी पे है, रिस्क के ऊपर है जी सारे का उसी पे सारा। है, लेकिन जिन्होंने एसएमए या एसएफएम पढ़ी हुई उनके लिए तो ये इजी है, मैंने तो ये टॉपिक कभी पढ़े नहीं है अभी तक। हाँ नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये सारा फिनेंस से मुतल्लिक है ना जी। जी रिस्क जी क्या होता है, ठीक है जी, और टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं, उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, एंड सो इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास उसी हवाले। और इसमें ना जी आपको मार्केट मैकेनिज्म और मार्केट, देखो फाइनेंस में आप लोगों को मार्केट बिहेवियर्स, ठीक है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, और सिक्योरिटीज का पता होना चाहिए, और सिक्योरिटीज की टाइप्स जस्ट लाइक एज टी बिल्स वगैरह हैं, फिर बॉन्ड्स हैं, फिर कॉमन स्टॉक्स हैं, प्रेफर्ड हैं, व्हाट वी कॉल कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर उनकी जो है उसके साथ साथ वो जो डेरिवेटिव्स हमारी सिक्योरिटीज हैं वो पता हो, और ये मेन जो चीज़ें हैं, ताकि हम उनकी ट्रेडिंग वगैरह, बाकी ये तो मेन है। अब रिस्क के हवाले से, तो रिस्क होने की वजह वेरिएशन है, और जहाँ वेरिएशन जितनी ज़्यादा होती है वहाँ अनसर्टेनिटी होती है, जहाँ अनसर्टन चीज़ें ज़्यादा होंगी देर इज़ मोर चांस, मोर रिस्क वुड बी देयर, और वेयर द रिस्क इज़ मोर, रिटर्न वुड बी मोर। दैट इज़ अ सिंपल कॉमन phenomena which one should have to understand about दिस फैक्टर। तो फिर उसको हमने मिनिमाइज करना है, या रिस्क को हम चाहेंगे तो वो फिर रिस्क बिहेवियर्स हैं, जैसे हमने बात कही, रिस्क अवॉइडर हैं, रिस्क अवर्टर्स होते हैं, अवर्शन, रिस्क सीकर, सीकिंग होती है, ठीक है। अब रिस्क कितना लेना है वो हर एक बंदे की अपनी अपनी, या सिचुएशनल है सारी की सारी। मैं इस इवेंट में हो सकता है रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं रिस्क सीकर, लेकिन अगली किसी सिचुएशन में हो सकता है मैं रिस्क अवॉइडर बन जाऊं, और मैं उससे अगली सिचुएशन में हो सकता है रिस्क अवॉइडर हो जाऊं। तो ये वेरी करता है, कंडीशनल है, कॉन्टिजेंसी चीज़ होती है। आप ऐसा नहीं है कि इफ यू आर रिस्क सीकर तो यू वुड ऑलवेज बी अ रिस्क सीकर। If you are a risk averter, तो you launch situation you will be risk like averter. But this is a sort of, लेकिन मेन फोकस आपका एसएम है। एसएम के अंदर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की स्टेजेस, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्यूशन, और टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, और फिर उसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, उसमें सॉट एनालिसिस हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये माय डियर असल चीज़ है, इसकी तरफ आप लोगों को आना होगा। स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है ना जी। और फिर 5 फोर्सेस हैं, जेनरिक स्ट्रेटजीज गिवन बाय माइकल ई पोर्टर, इंडस्ट्री एनालिसिस हैव बीन गिवन, व्हाट इज द, वो रियो हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था। उसामा, आपने ये लेक्चर लिए हुए रियो के, आरबीवी, रिसोर्स बेस्ड व्यू,
सप्लाई, दैट इज द वैल्यू चेन एनालिसिस वगैरह, ये जी जी सर, असल ये thought, ठीक है ना जी, ये चीज़ें हैं विच इज़, तो वो हम अब इंशाल्लाह इसको कल से लेके चलते हैं, और आई होप सो कि वो हमारी, और साथ साथ फिर ये है कि वीक में एक हम आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, और वो चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप हम ले लेते हैं, और वो और साथ साथ उस पैटर्न पे, तो आई होप सो कि यू विल बी मोर कंफर्टेबल। अब मेरा ख्याल है जो असल में जो अब जो डिस्कशन होनी है ना जिस, वो ये है कि अब आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब आप लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हों, अपना अपना इनपुट दें, ताकि चीज़ों की क्लैरिटी, अब मुझे मेरा ख्याल वीडियो की बात अब होगी, तो कि व्हाट वीडियो, और हम रिसोर्स बेस्ड व्यू है, वैल्यू चेन एनालिसिस में सपोर्टिंग एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज, और मार्जिन क्या होता है, फिर उसमें क्या क्या, ये इट शुड ऑल बी ऑन योर टिप्स एंड सम एरियाज लाइक। जी फर्दर कुछ? सो कल का टॉपिक सर यही है, रियो? नो 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 नो, कल हम सीमा को चैप्टर 1 को देखेंगे, जी ठीक है सर। ठीक है। उसमें मैं ऐसा करूंगा ना जी, जो इस चैप्टर की मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जी हम सर, उनकी स्लाइड्स पे हेडिंग बना बना के देंगे। वो सामने ले ठीक है। आएंगे, और उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है जी ना जी। बेहतर है सर। बस जी ये चीज़ होगी, और उससे रिलेटेड अगर कोई पिक्स की ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं साथ ऐड अप कर दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, और दैट इज़, ठीक है जी। मेरा ख्याल अब हम वाइंड अप करें चीज़ों को। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर एक क्वेश्चन था। ये जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है, ये वीक फॉर्म एफिशिएंसी शो करती है? देखिए, आप पहली बात है कि पहले तो आप ये जो वीक फॉर्म आपने कहा है, जी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वीक फॉर्म, ये आप ये कौन से एरिया में बात कर रहे हैं आप, पहले ये बताइए। सर ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हाइपोथेसिस है ना, वीक नहीं सेमी नहीं नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं, ये स्ट्रॉन्ग कैपिटल फॉर्म। मार्केट से रिलेटेड नहीं है, जी सर। ठीक है। इसका ताल्लुक एफिशिएंट मार्केट से है, जी जी। इसका ये ताल्लुक सर किससे आपने है? बताना था सर, ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। मैंने तो कहा था बेटा जी खुद पढ़िए। मैंने सर देखा तो नेट पे सर, इतना नहीं पता लगता है, वो नहीं, देखो देखो मेरी कॉन्ट्राडिक्ट कर बात, जाती है चीजें। अब इस लेवल के ऊपर आप लोग खुद पढ़े, देखो मेरी बात सुनो शहजाद, उसमें यह है कि आप पढ़ो, जो कुछ समझ आई ठीक है, आप उस पर बात करें। अब देखो ना, अभी मुझे सवाल हुआ, मैंने तो सर मैंने देखा क्या था। कहा, मैंने कहा कि मैंने फौरन कहा कि ये कैपिटल मार्केट है तो मार्केट का, लेकिन वीक फॉर्म जो जब हम कहते हैं तो इसके लिए वो एफिशिएंट मार्केट पे आना पड़ेगा, और उसमें स्ट्रॉन्ग मार्केट जो होती है उसमें फॉर्म, और वीक फॉर्म क्या होती है, वो एफिशिएंट के हवाले के साथ है अगेन। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं कि जो लाइकवाइज, अब असल में मैंने ये कहा कि मैं ऐसे डायरेक्टली अगर आपको बताऊं कि जी वो वीक फॉर्म है या नहीं है, जी सर। तो माय डियर वो पता नहीं चलेगा। मैं कहूँ जी फर्ज करें है, सजाद आपने सवाल किया ना, सर मैं नहीं सर, अनीश ये शाहिद। ठीक नहीं किया। किन्होंने? अनीश शाहिद। जी अनीक, अच्छा अनीक आपने सवाल किया है। जी अब मैं सर। अगर कहूँ जी हाँ जी ये वीक फॉर्म है, तो आपको अभी समझ नहीं आएगी ना? सर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने इसके बारे में नेट पे ही थोड़ा रिसर्च की थी, तो वीक फॉर्म एफिशिएंट जो मार्केट होती है वो उसमें सिर्फ पास प्राइसेस का जो इफेक्ट है वो आ रहा होता है, और जो सेमी स्ट्रॉन्ग होती है उसमें पास्ट इंफॉर्मेशन जितनी होती है स्टॉक से रिलेटेड, और जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनकी कंपनी की प्रेस रिलीजेस, जो कि उनकी स्टॉक एंड शेयर प्राइस को इफेक्ट कर सकती है, वो चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट होती हैं उसकी मार्केट प्राइस जो होती है उसमें। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग में? सर स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग बेसिकली सर जो मैंने पढ़ा उसमें तो बताया हुआ था कि स्ट्रॉन्ग इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, और उसमें पास प्राइसेस भी, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन की जो इम्पैक्ट होता है वो भी उसमें
शामिल होता है मार्केट शेयर प्राइस मार्केट वैल्यूएशन में, और उसमें जो फ्यूचर के अनरिलीज्ड इंफॉर्मेशन होती है वो भी उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती है, मतलब फॉरन क्विकली, बट इट सेड अच्छा कि आप इवन सुनिए एक्चुअली पता क्या है। अब माय डियर, एफिशिएंट मार्केट, यही पहले एफिशिएंट को सुनिए। देखो एफिशिएंट मार्केट उस वक्त होती है कि जब, जिस तरह हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। जी सर। अच्छा, इसी तरीके से मार्केट एफिशिएंट उस वक्त होती है कि वेयर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मार्केट प्राइसेस, सिक्योरिटीज, ईच एंड एवरीथिंग, हाउ मच इट इज अवेलेबल टू द इन्वेस्टर्स। अगर वो इंफॉर्मेशन इजी एक्सेस है, सबको मिल रही है, तो वो मार्केट उतनी ही एफिशिएंट होती जाएगी, क्योंकि फिर डिफरेंट प्राइसेस नहीं चलेंगे। ये उसी तरह ही है कि जिस तरह आप मार्केट में जाओ तो सजाद ने एक चीज 100 रुपए की खरीदी, लेकिन उसामा गए तो उनको उन्होंने 120 की दे दी, और एक और बंदा गया तो वो 150 की लेके आया चीज। तो माय डियर, इसका मतलब है कि जो डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द सेम प्रोडक्ट इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, इसका मतलब इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं है प्रॉपर, ठीक है। ये मार्केट एफिशिएंट नहीं है। मार्केट एफिशिएंट उस वक्त होती है कि हाउ मच देयर इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मार्केट रिगार्डिंग एवरीथिंग, वो सबको पता हो। अच्छा, अब जो आपने सवाल किया है ना, वो यही है कि जो आपकी वीक फॉर्म और सेमी वीक और स्ट्रॉन्ग, ये माय डियर, ये वही है जब आपके पास सिर्फ पास्ट इंफॉर्मेशन सिर्फ अवेलेबल होती है कि जी माजी में ये हुआ, ये बस, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये मार्केट ज़ाहिरी बात है इतनी एफिशिएंट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, सॉरी वीक फॉर्म है। अच्छा, जब आपके पास पास्ट के साथ साथ आपको लाइक गवर्नमेंट भी इंफॉर्मेशन आपको देती है, तो ये आपकी पास हो जाती हैं सेमी। और अगर आपके पास पास्ट प्लस गवर्नमेंट और प्लस पब्लिक की भी इंफॉर्मेशन, आपको ऐसे इदारे बने हुए हैं जहाँ से इजी और हर चीज़ के बारे में, कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर, ये वो, उस सब की इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल हो, तो वो ये फिर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। गॉट इट। असल में पॉइंट इज दिस वन कि हाउ मच इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। किसी मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन में लेके जाने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जितनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती जाएगी, वो मार्केट उतनी ही एफिशिएंट होती जाती है। गॉट इट। जी सर। और सर ये जो ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्लियर है। एफिशिएंसी, जी सर। और सर जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी है ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ये होगा ना जी, स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन की एक्सेस आपके पास पास से भी है, गवर्नमेंट सेक्टरों से भी है, और प्राइवेट कंपनी से भी आपको मिलती है, और फ्यूचर रिलेटेड भी जो कोई एनालिसिस ऐसी हैं, चीज़ें, कंपनीज हैं, वो आपको डाटा अवेलेबल, सेंटिमेंट्स आते रहते हैं, तो हर टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और सर ये अब एक्चुअली, असल में पता क्या है जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के जो डेवलपिंग नेशंस है ना, वहाँ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, चूंकि वो इंफॉर्मेशन इतनी नहीं अवेलेबल होती, तो वो मार्केट भी एफिशिएंट नहीं होती। उसमें जी बेसिकली इंफॉर्मेशन का ना होना बैरियर है, और जहां बैरियर्स हैं वो मार्केट उतनी एफिशिएंट नहीं होती एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस। राइट देखो ना, सर। वहाँ S&P, टॉम एंड मूडीज, एज फिर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, फिर उनमें मतलब है कि जी लाइक ओवर द काउंटर मार्केट्स हैं, पीरियोडिकल जर्नल्स निकलते हैं, और कंपनीज की एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर अवेलेबल। आप अभी किसी कंपनी को फोन करके उनसे कोई, या उनका कोई ऐसा सेल नहीं होगा कि वो आपको इंफॉर्मेशन दें। तो ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हमें ट्रू इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई आई थिंक द बायर एंड सेलर, तो बायर उस हद तक वो नहीं होता। अच्छा, जब मुझे और आपको इंफॉर्मेशन पूरी नहीं अवेलेबल होगी, तो फिर दूसरा बंदा कोई एक्सप्लॉइट करेगा। आप 100 रुपए की चीज लोगे, मुझे हो सकता है 120 की, चूंकि मुझे इंफॉर्मेशन का पता ही नहीं था। अब असल में जो बैरियर्स हैं इन द वे ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, दैट मेक्स मार्केट इनएफिशिएंट। जी सर। ठीक है जी। ओके जी, मिस्टर अनीक। जी सर, थैंक यू। अनीक, यू आर फ्रॉम लाहौर और कराची? सर आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। यू आर फ्रॉम रावलपिंडी। जी सर। तो रावलपिंडी में कैंपस में भी क्लासेस आप लेते हैं?
सर अभी तो इस्लामाबाद कैंपस बंद हुआ है, तो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही हैं। नहीं, मतलब पहले क्लासेस ली हैं आपने? अभी फिर ली नहीं, पिछले साल मैं लेता रहा हूँ तो मुल्तान वालों को कैसा? आई बिलोंग टू मुल्तान, आई एम फ्रॉम टीचर इन द कैंपस। तो कैसा आप फील कर रहे हैं? सर एज रिलेट्स टू योर टीचिंग स्किल्स। Yeah, I'm talking information teaching skill. I just want to make a comparison, the stuff that you have in Islamabad and in the I myself is delivering my lecture. How you feel? Sir, your method of delivery is very good, and secondly, the session is very interactive. That is one thing that like I'm sitting at my home, but virtually I'm connected to you, so it is a Okay. big thing. Ji. But sir, Okay. if you ask me for like comparison, because I Okay. haven't taken the strategic management classes at H9, so in Islamabad, so I cannot like on a subject basis, I couldn't do the perfect comparison because I do not have the perfect information right now. Oh, yes. Okay, ji. God bless you all people. Inshallah, we'll be having a nice meeting tomorrow. Inshallah. Okay. Thank Inshallah. you. Thank you. Thank you. Dafir. Khuda Hafiz.